हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मनु लॉ क्लासेस। मेरा नाम गौतम दीक्षित है। नाउ फ्रेंड्स, इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू डिस्कस द मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़ ऑफ जुलाई 29 2022. So here the main focus will be the 44th chess olympiad which is being hosted in Chennai. We already know 44th chess olympiad. ठीक है, तो जैसे कि हम जानते हैं कि ये पहली बार इंडिया में होस्ट हो रहा है 44th चेस ओलंपियाड एंड इट इज़ बिंग द इंटरनेशनल बॉडी फॉर चेस इज FIDE FIDE which is headquartered in Switzerland. FIDE. Okay, so it is headquartered in Switzerland. Okay, now over here I will start now. ग्रैंड मास्टर्स आपने काफ़ी सुना होगा, चेस से रिलेटेड है ग्रैंड मास्टर्स। अब ये ग्रैंड मास्टर्स होता क्या है, कैसे सिलेक्ट करते हैं? तो ग्रैंड मास्टर्स के ना दो क्राइटेरिया होते हैं, ठीक है ना। एक ईलो रैंकिंग, ठीक है। तो ये ईलो रैंकिंग में है कि दे हैव टू क्रॉस एटलीस्ट वंस इन देयर कैरियर। ईलो में जो है नंबर, दे हैव टू क्रॉस दिस नंबर तो 2600 पॉइंट्स दे हैव टू अर्न। हो सकता है कि बाद में कम हो जाए, बट वंस दे हैव टू क्रॉस दिस थ्रेशोल्ड, उसके बाद किसी भी टूर्नामेंट में आउट ऑफ 27 मैचेस दे हैव टू विन एटलीस्ट 2। और इसमें भी बहुत सारे कंडीशंस हैं, ठीक है। अगर ये होता है, ये दो कंडीशंस फुलफिल होते हैं, देन दैट पर्सन इज दे गेट ग्रैंड मास्टर टाइटल। और जो ग्रैंड मास्टर टाइटल होता है, अगर एक बार आपने ले लिया तो ये लाइफ टाइम के लिए आपका ये टाइटल होता है ग्रैंड मास्टर, ठीक है। कुछ अलग टाइटल्स भी होते हैं जैसे कि इंटरनेशनल मास्टर, ठीक, इंटरनेशनल मास्टर, देन वी हैव FIDE master. So these all titles they are given by FIDE itself, ठीक है। अब चेस में वर्ल्ड चैंपियन कौन है? सो प्लीज़ राइट मी इन द कमेंट बॉक्स. ओके, ही इज़ फ्रॉम नॉर्वे. सो प्लीज़ राइट मी इन द कमेंट बॉक्स द करेंट world chess champion. Now over here, if you will see that the 44th chess olympiad has been inaugurated at Chennai, and it has been inaugurated by Prime Minister Narendra Modi. Okay, so now what is the significance of chess for Tamil Nadu? So if you will just see that Tamil Nadu is considered as the chess powerhouse of India. Okay, तो तमिलनाडु में बहुत सारे ग्रैंड मास्टर्स हैं वो बिलोंग टू तमिलनाडु, सो दैट्स वाई इट इज़ हियर. द नेक्स्ट इज़, अब देखिए जैसा कि आप जानते हैं कोई बड़ा इवेंट हो तो कुछ ना कुछ हो ही जाता है, तो यहाँ पे भी कुछ ना कुछ हो गया. पाकिस्तान से टीम जो थी, इट हैज़ कम टू इंडिया, ठीक है। अभी जो चेस ओलंपियाड का जो ये रिले है, ये जम्मू एंड कश्मीर से होता हुआ भी जाएगा, तो उसके प्रोटेस्ट में पाकिस्तान हैज़ पुल्ड आउट ऑफ दिस मेगा इवेंट. ओके, so that is also one of the news. You can be asked that recently which country pulled out of chess olympiad. So the answer is Pakistan. What is the reason? The reason is very simple, that this torch relay will be passing through Jammu and Kashmir. ठीक है, तो पाकिस्तान जो है वो जम्मू एंड कश्मीर को एक डिस्प्यूटेड एरिया मानता है. वो इन जो हमारा कश्मीर है उसको वो कहता है इंडियन ऑक्यूपाइड कश्मीर या ओके. और जो कश्मीर पे उसका रूल है, ओके, जो वॉर के बाद जो ट्रूस हुआ था दोनों कंट्री के बीच में, तो LOC के उस साइड जो कश्मीर है उसको पाकिस्तान आज़ाद कश्मीर कहता है, जिसको हम पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर कहते हैं. और इस साइड का जो कश्मीर है उसको वो इंडियन ऑक्यूपाइड कश्मीर कहता है. द नेक्स्ट इज बिडेन एंड जी जिनपिंग होल्ड टॉक्स एमिड ताइवान रो. सो US की हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव जो हैं, हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव का मतलब जैसे हमारा लोअर हाउस है, अपर हाउस लोअर हाउस इन पार्लियामेंट, सो द लोअर हाउस इज़ लोकसभा, अपर हाउस इज़ राज्यसभा. वैसे US का जो पार्लियामेंट है उसको कहते हैं कांग्रेस, और कांग्रेस में एक होता है हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव, एक होता है सीनेट, ठीक है। तो जो हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव हैं, ओके, शी इज़ करेंटली विजिटिंग दैट एरिया. सो नाउ चाइना हैज़ प्रॉब्लम विद दैट, एंड चाइना हैज़ रेज्ड दिस इशू विद द United States. Okay, so the tension is going on, and over here China is saying that this visit is going to is against the one China policy. Now what is one China policy?
यही पॉलिसी जो है मेन लैंड चाइना का, यही पॉलिसी इज़ द बोन ऑफ कंटेंशन बिटवीन चाइना एंड ताइवान। तो ये वन चाइना पॉलिसी मैं आपको शॉर्ट में समझा देता हूँ। देखिए, दो चाइना है हमारे पास, एक है मेन लैंड चाइना, ठीक है, जिसको हम कहते हैं PRC, दैट इज़ कॉल्ड एज पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना। फिर एक दूसरा है ताइवान वाला, ताइवान, विच इज़ कॉल्ड एज रिपब्लिक ऑफ चाइना। ताइवान को हम क्या कहते हैं? रिपब्लिक ऑफ चाइना, ठीक है। अभी जो रिपब्लिक ऑफ चाइना है, ठीक है, ये पहले मेनलैंड चाइना पे रूल करती थी बिफोर 1949। 1949 के पहले जो चाइना था, इट वाज कॉल्ड एज रिपब्लिक ऑफ चाइना, बट इन 1949 there was a communist revolution which established their rule in mainland China. Okay, then this government which was ruling in the mainland China, they came to Taiwan, they fled to Taiwan, and they established their government in Taiwan, which is called as Republic of China. For many years, this People's Republic of China, which was established after communist revolution under Mao Zedong, it was not recognized internationally. ठीक है, 1970s के बाद थोड़ा सा चेंज आता है, ठीक है, and US and many countries they give diplomatic recognitions to People's Republic of China. Fine. So US also gives recognition to People's Republic of China, but Taiwan के साथ US का एक Relations Act है, US Taiwan Relation Act। उस एक्ट के अंदर US supports Taiwan and provides military support to Taiwan। तो जब भी US के कोई भी इम्पोर्टेंट डिग्निटरी ताइवान की तरफ जाते हैं तो चाइना उसको उसके अगेंस्ट प्रोटेस्ट करता है डिप्लोमेटिकली। Now these editorials they are more important for you from understanding perspective, ठीक है। कभी कभी क्लैट में रीजनिंग बेस्ड एनालिटिकल बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं, तो उनको आंसर करने के लिए आपको थोड़े से एडिटोरियल्स पढ़ने पड़ेंगे, विच विल गिव यू अ डीपर व्यू अबाउट एनी इशू। नाउ दिस इशू इज सिंस पर्टेनिंग टू द लीगल, दैट इज प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट 2002, तो थोड़ा सा ये आपके लिए पढ़ना काफ़ी ज़रूरी है। तो देखिए, हमने कल एक सुप्रीम कोर्ट का वर्डिक्ट किया था विच अपहोल्डेड द प्रोविजंस ऑफ प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट विच वाज पास्ड इन 2002 which gives power to enforcement directorate to prevent money laundering in India। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट हैड सेड दैट it is the obligation on the government of India, it is an international commitment given by India to stop money laundering। Now why money laundering is dangerous? Because the proceeds from money laundering is used for crimes such as terror and etc। तो यहाँ पे देखिए मनी लॉन्ड्रिंग को अगर हम देखेंगे तो मनी विच इज़ कमिंग फ्रॉम द इलीगल एक्टिविटीज़, ओके, सो दे आर फंडेड बाय इलिसिट मनी विच इज़ जनरेटेड फ्रॉम क्राइम laundered to look legitimate and funneled into the financial bloodstream of global and domestic economy। ठीक है ना। तो जैसे कुछ कुछ एक्टिविटीज़ हैं लाइक नारकोटिक्स ट्रेड, टेररिज्म, ऑर्गेनाइज्ड क्राइम, इनके पैसे कहाँ से आते हैं? इनके पैसे मनी लॉन्ड्रिंग के थ्रू आते हैं। ठीक है, ये मनी लॉन्ड्रिंग क्या होता है? टू मेक एंड अ मनी विच हैज़ कम फ्रॉम क्राइम टू लुक एज अ लेजिटिमेट मनी। ठीक है, so that is called as money laundering। So a stringent framework is required to check money laundering। There is also one global body which focuses on money laundering and terror financing, that is called as Financial Action Task Force, FATF। ये हेडक्वार्टर है पेरिस में। ठीक है, इनकी जो सबसे हाईएस्ट डिसीजन मेकिंग बॉडी होती है वो होती है FATF प्लेनरी विच मीट्स 3 times a year। ठीक है, अब ये FATF प्लेनरी जो है ये बहुत जल्दी डिसीजन लेने वाली है अबाउट पाकिस्तान। तो FATF के दो लिस्ट होते हैं, ब्लैक लिस्ट एंड ग्रे लिस्ट। ओके, सो ब्लैक लिस्ट, ओके, इट इज़ द लिस्ट ऑफ नॉन कोऑपरेटिव कंट्रीज विच आर नॉट कोऑपरेटिंग विद FATF फॉर स्टॉपिंग मनी लॉन्ड्रिंग एंड टेरर फाइनेंसिंग। एंड द नेक्स्ट वी हैव अ ग्रे लिस्ट, ओके, विच अंडर दिस कंट्रीज आर पुट अंडर इंक्रीज्ड मॉनिटरिंग। ठीक है, तो यहाँ पे एक वार्निंग सिस्टम होता है। इफ एनी कंट्री इज पुट इनटू ग्रे लिस्ट, इट इज़ एक्सपेक्टेड दैट दे शुड मेक देयर लॉ वेरी स्ट्रॉन्ग टू डील विद मनी लॉन्ड्रिंग।
ठीक है। सो पाकिस्तान इज इन द ग्रे लिस्ट सिंस 2018। आगे अक्टूबर में एक मीटिंग होगी FATF प्लेनरी का, तो यहाँ पे देखना होगा कि पाकिस्तान इस ग्रे लिस्ट से निकाला जाता है या नहीं निकाला जाता है, ठीक है। दैट्स कम नाउ सी there are certain offenses which has been mentioned under PMLA. So they are terrorism, narcotic smuggling, corruption, serious form of evasion of taxes and duties. Okay, but this list also contains fraud, forgery, cheating, kidnapping, copyright and trademark infringement. इन सब के अगेंस्ट इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट को पावर है फॉर सर्च, सीजर एंड अरेस्ट, ठीक है। The next is, what is the problem with this search and seizure? The problem with this search and seizure is that कि सबसे पहला प्रॉब्लम ये है कि सेल्फ इंक्रिमिनेशन। अगर हम कॉन्स्टिट्यूशन देखेंगे तो यहाँ पे जो बर्डन ऑफ प्रूफ होता है वो प्रोसिक्यूटिंग एजेंसीज के ऊपर होता है या इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज के ऊपर होता है, बट यहाँ पे द बर्डन ऑफ प्रूफ विल बी ऑन द पर्सन हु हैज़ बीन अरेस्टेड अंडर दिस एक्ट। दैट इज़ द फर्स्ट थिंग। सेकेंड, देयर इज लैक ऑफ एनी जुडिशियल ओवरसाइट एंड इट इज़ एक्सक्लूसिवली ड्रिवन बाई ED ऑफिसर्स। किसको पकड़ना है, किसको सर्च करना है, कौन सी प्रॉपर्टी सर्च करनी है, वो सब ED ऑफिसर्स ही डिसाइड करते हैं। सो दीज आर सम ऑफ द प्रॉब्लम्स। द नेक्स्ट इज BSNL। सो BSNL, भारत संचार निगम लिमिटेड, तो इट इज़ अ पब्लिक telecommunication company which is struggling from past few years. So now the cabinet has provided rupees 1.64 lakh of crore for revival of BSNL and its subsidiary, you can say MTNL. So the focus will be on rich. So since we know that India is rolling out 5G trials, कल हमने एक न्यूज़ पढ़ा था जहाँ पे गवर्नमेंट हैज़ said that they are going to expand 4G networks especially in rural area, ठीक है, got it? So यहाँ पे now government is going to depend a lot on BSNL, that is भारत संचार निगम लिमिटेड, ठीक है। तो भारत संचार निगम लिमिटेड के कुछ जो प्रॉब्लम्स रहे हैं पास्ट में, दैट इज फॉल इन रेवेन्यू, that has been the first problem, fall in revenue. Second has been fall in subscriber base, ठीक है। और पास्ट में अगर हम देखेंगे तो more than 75% of the earnings of BSNL it was going for maintaining, for giving the salaries to employees, ठीक है। तो इन सब के ऊपर BSNL अब काम करेगी आफ्टर गेटिंग द फ्रेश फंड फ्रॉम गवर्नमेंट। द नेक्स्ट इज वी हैव इंटरनेशनल टाइगर डे। टुडे इज इंटरनेशनल टाइगर डे, ठीक है। So this article is more important from conservation point of view. I will give you the important highlights. So International Tiger Day, it is celebrated on 29th July, ठीक है, पहला चीज। उसके बाद पूरे वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा टाइगर कहाँ पे है, तो पूरे वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा टाइगर इंडिया में। अबाउट 70% ऑफ द ग्लोबल टाइगर पॉपुलेशन आर फाउंड इन इंडिया। देन द नेक्स्ट क्वेश्चन इज दैट इंडिया हैज़ वन प्रोग्राम विच फोकस्ड ऑन reviving the population of increasing the tiger population in India. So that is called as Project Tiger, which was launched in 1973, Project Tiger. उसके बाद इंडिया में टोटल कितने टाइगर रिजर्व्स हैं? So there are 51 tiger reserves in India, okay. Now next coming to environmental performance index, that is EPI, fine. So environmental performance index इंडिया में जो 2022 इंडेक्स था environmental performance index, इसमें इंडिया का स्कोर सबसे लास्ट आया है, ओके, 180th। Now this environmental performance index, it is released by Yale and Columbia University. This measures the performance of the country in 11 categories which is divided into 40 indicators. तो इंडिया का जो रैंक है इट इज 180, ओके। सो इफ यू विल जस्ट सी ओवर हियर दैट नाउ गवर्नमेंट हैज रेफ्यूटेड इट, ओके। प्रॉब्लम यहाँ पे क्या है कि गवर्नमेंट ने रेफ्यूट कर दिया कि इट हैज़ नॉट एक्सेप्टेड दिस रिजल्ट। तो
यहाँ पे देखिए जो एक्सपर्ट्स जो हैं वो क्या कह रहे हैं, दैट रेटिंग जो होता है किसी को इंडेक्स में नंबर देना, वो एक बहुत ही सब्जेक्टिव एक्सरसाइज होता है, बट गुड रेटिंग वो होता है जो दैट ट्राइज टू रिड्यूस सब्जेक्टिविटी एंड नॉर्मलाइजेज ऑल इंडिकेटर्स एंड देन डेवलप्स कंसेंसस अराउंड द सब्जेक्टिव इशू। ठीक, फाइन। सो दीज आर सर्टेन स्टेप्स विच हैज टू बी फॉलोड फॉर प्रिपेयरिंग एनी इंडेक्स। ठीक, अब यहाँ पे देखिए प्रॉब्लम क्या है, रेटिंग करना, रेटिंग में यूनिफॉर्मिटी ज़रूरी है, नॉर्मलाइजेशन ज़रूरी है, पर यहाँ पे द एक्सपर्ट्स आर सेइंग दैट दिस डेटा हैज़ नॉट बीन नॉर्मलाइज्ड। ओके, सो ईपी हैज़ यूज्ड ट्री, जैसे कि देखिए मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ, ईपी हैज़ यूज्ड ट्री कवर लॉस एज एन इंडिकेटर ऑफ रेट ऑफ डिफॉरेस्टेशन इन अ कंट्री। जैसे कि अगर हम देखेंगे कि इन्वायरमेंटल परफॉर्मेंस इंडेक्स में एरिट्रिया एक कंट्री है अफ्रीका में, it is the best country as per the ranking, okay, but if you will just see the total dense forest cover in its area, it is only 50 hectares, got it, सिर्फ 50 हेक्टर। तो अगर हम सिर्फ ट्री कवर लॉस के हिसाब से जाएंगे, ठीक है, अगर ये इंडिकेटर हम फॉलो करेंगे तो ज़रूरी नहीं है कि वो हर कंट्री में वही प्रैक्टिस फॉलो हो रहा हो, ठीक है ना। तो जैसे यहाँ पे देखिए एट एरिया इज़ ओनली अबाउट 50 हेक्टर्स विच इज़ सिमिलर टू फॉरेस्ट कवर इन वन पार्ट ऑफ लुटियंस दिल्ली। तो एरिट्रिया में इतने ही फॉरेस्ट है जितना हमारे दिल्ली के लुटियंस, लुटियंस मतलब जहाँ पे सारे गवर्नमेंट के बिल्डिंग्स हैं, वहाँ पे जितने फॉरेस्ट है, वहाँ पे जितना ट्री कवर है, उतना ही ट्री कवर एरिट्रिया में। सो हाउ कम एरिट्रिया इज डूइंग बेस्ट इन दैट। ओके, अब देखिए एक प्रॉब्लम और भी है जो यहाँ पे दिया हुआ है कि ब्राज़ील का जो रैंक है वो इंडिया से ज़्यादा है, बट ब्राज़ील में डिफॉरेस्टेशन अमेजोन रेन फॉरेस्ट में बहुत ज़्यादा हो रहा है, ठीक है। सो दिस आर ऑल्सो सम ऑफ द लैक्यूना विच हैज़ बीन फाउंड इन दिस एनवायरमेंटल परफॉर्मेंस इंडेक्स रिपोर्ट। अब ये जैसे हम देखेंगे कि यहाँ पे इंडिया जो है वो एक रिपोर्ट निकालती है, स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट आफ्टर एवरी 2 years। ओके, दिस रिपोर्ट इज प्रिपेयर्ड बाय फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया विच इज़ लोकेटेड इन देहरादून। ओके, अब देखिए नाउ द नेक्स्ट इज व्हाट इज इंडियाज रैंक इन एयर क्वालिटी, ठीक है ना। तो वहाँ पे भी इंडिया का परफॉर्मेंस जो है वो काफ़ी वर्स्ट है, इट इज़ जस्ट 179 इन एयर क्वालिटी इन इंडिया। सो वी हैव फेल्ड टू कंट्रोल द एयर पॉल्यूशन सो फार। ओके, हमने डेटाज भी देखा हुआ है कि जो नंबर ऑफ डेथ है बिकॉज ऑफ एयर पॉल्यूशन इट इज़ इंक्रीजिंग इन रिसेंट ईयर्स। तो देखिए देर आर सर्टन डेटा दैट इंडिया कंबर्स्ड अराउंड 2.2 बिलियन टन्स ऑफ मटेरियल ऑफ विच 1.6 billion tons are coal and biomass, and biomass is the problem of poverty and coal is the problem of energy excess. So these are some of the problems which is inherent in India's economic structure. So देखिए if all the vehicles move to electric vehicles we will be able to reduce air pollution by 20%, but 80% of the problem will not be solved. ये ऐसा क्यों कहा जा रहा है, बिकॉज इफ यू विल जस्ट सी दैट कोल एंड बायोमास coal and biomass combustion, they are playing the significant role in air pollution in India. The next is related to economy. So consumer sentiment weaker among poor household. तो ये देखिए संबोधि पैनल का एक रिपोर्ट आया है अबाउट कंज्यूमर सेंटीमेंट। सेंटीमेंट मतलब व्हाट कंज्यूमर फील्स अबाउट द इंडियन इकोनॉमी। सो इफ यू विल जस्ट सी दैट जो कंज्यूमर सेंटीमेंट है इट इज़ वेरी वीक अमंग पुअर हाउस होल्ड, बिकॉज जॉब्स क्रिएट नहीं हो रहे, इनकम बढ़ नहीं रहा है, इन्फ्लेशन बढ़ते चले जा रहा है, सो द कॉन्फिडेंस इज़ वेरी वेरी लो। ओके, द नेक्स्ट इज कोलंबो डिनाइज रिपोर्ट ऑन चाइनीज शिप। तो एक चाइनीज शिप है दैट इज रिपोर्ट दैट इज गोइंग टू एंटर हम्बनटोटा पोर्ट। हम्बनटोटा पोर्ट है ये श्रीलंका में एक पोर्ट है। ओके, सो इन द 2017 कोलंबो लीज दिस पोर्ट टू China Merchant Port Holdings, okay, because when China was unable to keep its loan repayment commitment, okay, with China, so they handed over this port on lease to China, which China has developed. Okay, so now in this port a ship is going to come to carry out research in space and technology, in space and satellite control. That ship's name is Yongwan 5. So it is currently in East China Sea and is going to reach the
हम्बनटोटा पोर्ट शॉर्टली। ठीक है, देखिए पहले भी ये हो चुका है, ठीक है ना। जैसे अगर आप देखेंगे तो चाइना के साथ हमारा लैंड डिस्प्यूट चल रहा है, तो ये श्रीलंका है, हियर इज हम्बनटोटा। इफ द चाइनीज शिप इज पार्क्ड ओवर हियर, सो you can see that it is a potential threat to India. That's why India always protest any Chinese ship which is stationed in any port of Sri Lanka. Also, this policy of China, which is called as encircling the India, okay, throughout in Indian Ocean, this is called as string of pearls theory. इसको क्या कहते हैं? string of pearls. ठीक है, जैसे कि आप म्यांमार में देखेंगे, फिर श्रीलंका में देखेंगे, फिर यहाँ पाकिस्तान में ग्वादर पोर्ट है। ओके, सो दिस इज़ लाइक एनसर्कलिंग द इंडिया, सो दिस इज़ कॉल्ड ए स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स। इसको काउंटर करने के लिए इंडिया हैज़ कम आउट विथ सागर, दैट इज कॉल्ड एज सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल इन द रीजन। सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल इन द रीजन। Here India engaged in economic defense and other cooperation with littoral countries of Indian Ocean region. So if you see in 2014 श्रीलंका ने ऐसे अलाउ किया था चाइना का न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन दैट इज चैंगजिंग 2 इन कोलंबो एंड इट बिकेम अ डिप्लोमेटिक क्लैश बिटवीन इंडिया एंड चाइना। द नेक्स्ट इज सार्क। अब ये महबूबा मुफ्ती हैं, शी इज सेइंग दैट इफ इंडिया वांट्स टू बिकम विश्व गुरु, okay, India has to follow not G7 or G20 but SAARC. Now what is this SAARC? The full form of SAARC is South Asian Association for Regional Cooperation. It was established in 1985. Its members are Afghanistan, Pakistan, India, Nepal, Bhutan, Bangladesh, Sri Lanka, Maldives. ठीक है, SAARC का लास्ट मीटिंग कुछ 2014 में हुआ था, उसके बाद अभी तक हुआ नहीं है। ठीक है, SAARC का जो सेक्रेटेरिएट है वो है नेपाल में। ठीक, अब सार्क का मीटिंग इतने दिन से हुआ क्यों नहीं? ठीक, सिंपल रीज़न है, इंडिया पाकिस्तान स्टैंड ऑफ जो इंडिया पाकिस्तान के बीच में चलता है, इट इम्पैक्ट्स द मीटिंग ऑफ सार्क। ठीक, तो अब हम मेरे से ये क्वेश्चन पूछेंगे कि सर सार्क में फिर बाकी कंट्रीज़ है, फिर इंडिया उनके इंटरेस्ट को कैसे बैलेंस करता है? सो इट इज़ बिम्स्टेक, देयर इज़ वन मोर मल्टीलैटरल ग्रुप दैट इज़ कॉल्ड एज बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टोरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन। उसके बाद ऊपर मैंने सागर की बात की ही थी, ठीक है ना। सो इंडिया प्रमोट्स इट्स रीजनल इंटरेस्ट थ्रू बिम्स्टेक एंड थ्रू सागर। तो बिम्स्टेक का फुल फॉर्म क्या है? इट इज़ बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टोरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन। इसका सेक्रेटेरिएट ढाका में, सार्क का सेक्रेटेरिएट नेपाल में, बिम्स्टेक का ढाका में। ठीक है ना। इसमें कौन कौन से कंट्रीज़ हैं? इसमें पाकिस्तान, अफगानिस्तान और मालदीव्स को निकाल दो, बाकी सार्क की कंट्रीज़ वैसे ही रहने दो, और उसमें 2 कंट्री और ऐड कर दो, म्यांमार एंड थाईलैंड। ठीक है ना, गॉट इट? मीन्स द लिटोरल कंट्रीज ऑफ बे ऑफ बंगाल, सो दे आर द मेंबर्स ऑफ बिम्स्टेक। रिसेंटली इसका 5th समिट हुआ था कोलंबो में इन श्रीलंका। Sorry. Now here is the article about population in India. तो यहाँ पे देखिए हमारा जो पॉपुलेशन है, पहले हम इसके बारे में पढ़ते हैं, फिर हम इस प्रॉब्लम जो है अबाउट टीन प्रेगनेंसी इसके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है ना, पहले हम पॉपुलेशन इन इंडिया के बारे में पढ़ लेते हैं। इंडिया इज़ द सेकेंड हाइस्ट पॉपुलेशन इन द हैज़ द सेकेंड हाइस्ट पॉपुलेशन इन द वर्ल्ड। रिसेंटली व्हेन आई वाज डूइंग वर्ल्ड पॉपुलेशन डे, ठीक है ना, यूएन का एक रिपोर्ट था, ठीक है ना, उसमें बताया गया था कि इंडिया इज सेट टू बिकम वर्ल्ड्स मोस्ट पॉपुलस कंट्री बाय विच ईयर। कैन यू राइट मी इन द कमेंट बॉक्स दैट इंडिया इज गोइंग टू बिकम द मोस्ट पॉपुलस कंट्री बाय विच ईयर? एंड सेकेंड, दैट व्हेन इज वर्ल्ड पॉपुलेशन डे सेलिब्रेटेड और एनुअली ऑब्जर्व? दिस बोथ आर इम्पॉर्टेंट। नाउ सी, आवर पॉपुलेशन इज एक्सपेक्टेड टू ग्रो अंटिल मिड सेंचुरी, मतलब बाय 2050। उसके बाद वी आर गोइंग टू अचीव पॉपुलेशन स्टेबलाइजेशन। ठीक है, अब हमारा जो पॉपुलेशन ग्रो क्यों करेगा? बिकॉज पॉपुलेशन मोमेंटम इज देयर। पॉपुलेशन मोमेंटम का मतलब देखिए, इफ़ वी हैव हाई पॉपुलेशन, ठीक है ना, वेरी हाई पॉपुलेशन, अगर ये बाई 1% भी ग्रो करता है तो वी विल डेफिनेटली हैव 1 हाई पॉपुलेशन। समझो कि किसी कंट्री की पॉपुलेशन 100 करोड़ है, किसी पॉपुलेशन की कंट्री 10 करोड़ है, अगर दोनों कंट्री बाय 1% दे आर ग्रोइंग, कितना? 1%,
तो 10 साल के बाद इसकी पॉपुलेशन कितनी हो जाएगी 110 करोड़, इसकी पॉपुलेशन कितनी हो जाएगी 11 करोड़, ठीक है। तो यहाँ पे पॉपुलेशन कितना बढ़ा 10 करोड़, यहाँ पे कितना बढ़ा 1 करोड़, ये क्यों, बट रेट तो सेम है। तो ये डिफरेंस कैसे आया, बिकॉज ऑफ वेरी हाई बेस विच इज कॉल्ड एज पॉपुलेशन मोमेंटम। ओके, सो आवर पॉपुलेशन इज गोइंग टू स्टेबलाइज आफ्टर 2050। उसके बाद हम देखेंगे एडोलेसेंट पॉपुलेशन, इट विल रीच 22.9 करोड़ बाई 2021 एंड 22 करोड़ बाई 2036। उसके बाद जो यूथ पॉपुलेशन है 15 to 24, ओके, इट हैज़ इंक्रीज्ड फ्रॉम 23.3 करोड़ टू 25.2 करोड़ इन 2021। अब ये नीचे जाएगा, इट विल अगेन रीच 23.4 करोड़ इन 2021 एंड 22.9 करोड़ इन 2026। ओके, अब हम आते हैं यहाँ पे, ठीक है ना। सो हेल्थ मिनिस्ट्री का एक फैमिली प्लानिंग विजन है 2020 डॉक्यूमेंट रिलीज हुआ है, where they are saying that participation of men is very necessary to promote family planning। यहाँ पे दो चीज़ें हैं जिसको मिनिस्ट्री ने हाईलाइट किया है, वन इज कॉन्ट्रासेप्टिव यूज, लो कॉन्ट्रासेप्टिव यूज एंड यंग वुमेन, ओके, एंड हु आर गेटिंग प्रेग्नेंट। ओके, सो यंग वुमेन में टू फैक्टर्स आर देयर, चाइल्ड मैरिज एंड टीनेज प्रेगनेंसी। नाउ व्हाई टीनेज प्रेगनेंसी इज वेरी इंपॉर्टेंट, मीन्स वेरी वरीसम इशू। तो टीनेज प्रेगनेंसी में ये होता है कि यहाँ पे दो जानें जो हैं वो खतरे में आ जाती हैं, एक तो माँ का, ठीक है ना, और एक चाइल्ड का, मदर और चाइल्ड दोनों का जो जान है वो खतरे में आ जाता है, ठीक है। अगर वुमेन ही स्ट्रांग नहीं है तो बच्चा जो जन्म लेगा वो भी स्ट्रांग नहीं होगा, दैट्स व्हाई इट इज़ अ कंसर्न, फ्रेंड्स। ओके, सो विल स्टॉप हियर। Okay, we'll meet tomorrow again with the daily Hindu analysis. Till then, have a nice time. Take care. Thank you.